नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, कांग्रेस आजकल बहुत नाराज है और नाराजगी का क्या कारण है ये आप लोग देख ही रहे हैं। मुझे तो कांग्रेस के व्यवहार देखकर लगता है कि इनका दिमागी दिवालियापन आखिर किस स्तर पर पहुंच गया है। जब भी अच्छा समय होता है कांग्रेस हमेशा मातम की धुनें बजाती है और जब वास्तव में मातम का समय होता है तो ये कॉमेडी करती है। अब आप देखिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे का पीएम मोदी को लिखा हुआ खत क्या किसी कॉमेडी से कम है? ये क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 10 साल देश पर राज किया है, इसलिए उनके स्मृति की स्थल बनाने के लिए सरकार ज़मीन अलॉट करे। जबकि 2013 में इसी मनमोहन सरकार ने एक कानून बनाया था कि आगे से जो भी वीवीआईपी लोग होंगे उनके लिए एक साझा राष्ट्रीय स्मृति स्थल बनाया जाएगा, जहां उनसे जुड़ी सारी स्मृतियां रखी जाएंगी और उनके अंतिम संस्कार होंगे। दूसरी कंट्रोवर्सी कांग्रेस पैदा कर रही है निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करके सरकार ने सिखों का अपमान किया है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान किया है। अब हमारी समझ से तो बाहर है कि भाई निगम बोध घाट पर किसी का अंतिम संस्कार करना कब से अपमान का विषय हो गया। निगम बोध घाट पर तो पहले से बहुत अंतिम संस्कार होते रहे हैं, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि निगम बोध घाट पर जिनके भी अंतिम संस्कार हुए हैं उन सब लोगों को अपमान झेलना पड़ा है, या वो अपमान है उनके लिए? मेरे ख्याल से बाकी लोग तो ऐसा नहीं मानते होंगे, क्योंकि हिंदुओं में तो अंतिम संस्कार किसी न किसी घाट पर ही होता है और कोई घाट कम या ज़्यादा मायने नहीं रखता, अंतिम संस्कार मायने रखता है। दूसरे, वो एक विवाद पैदा करना चाहती है सिखों के अपमान को लेकर। अब सिखों का अपमान सरकार ने कैसे कर दिया, कब कर दिया, क्यों कर दिया, ये तो हमारी समझ में आ नहीं रहा। और जहाँ तक बात सिखों के अपमान और सम्मान की है, तो कांग्रेसी सिखों का कितना सम्मान करते हैं ये तो इस देश को मालूम ही है। 1984 में कांग्रेस ने सिखों का जितना सम्मान किया था वो क्या इस देश को मालूम नहीं है? क्या वो देश की स्मृति में नहीं है? लेकिन चूंकि कांग्रेस तो कांग्रेस है, थेत रही की सारी हदें पार करती है, इसलिए जो वो कह रही है तो कुछ सोच समझ कर कह रही होगी। लेकिन ये कांग्रेसी भूल जाते हैं कि इनकी यही लंबी जुबान, इनके यही अनर्गल आरोप इनको खुद को कटघरे में ऐसे में लाकर खड़ा कर देते हैं कि जहां इनके पास बगले झांकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। यह कह रहे हैं मनमोहन सिंह 10 वर्ष पीएम रहे। हाँ जी, बिल्कुल पीएम रहे, हम मानते हैं, देश मानता है। लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के लिए पूरे देश में किसी भी सीट से नहीं चुने गए। मनमोहन सिंह देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री थे और संविधान के अंदर मनोनीत प्रधानमंत्री की कोई परिकल्पना नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री रहे। टेक्निकल तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन इस चीज़ को इतना बड़ा मत बनाइए कि लोग उनके बारे में पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दें। कांग्रेसी मक्कारियों की कथाएं इतनी अनंत हैं कि यदि उन पर देश में एक बहस शुरू हो जाए तो इन लोगों को वो बहुत भारी पड़ेगी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का तुष्टीकरण मुस्लिमों का किया और हिंदुओं के प्रति एक उनके अंदर एक अजीब टाइप की दुर्भावना नज़र आती थी, वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। और आप देखिए कि मनमोहन सिंह वो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के सारे संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक बताया था। मनमोहन सिंह कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उनके पास
पैसे की कभी कमी नहीं महसूस की गई। मनमोहन सिंह ही वो प्रधानमंत्री हैं जो वक्फ बोर्ड को इतनी अकूत ताकतें देकर गए हैं। ये मनमोहन सिंह ही थे जो 1995 के वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो कि नरसिंह राव सरकार में किया गया था, उस सरकार में वित्त मंत्री थे। और वित्त मंत्री भी कोई कम पावर वाले नहीं थे। वित्त मंत्री थे इस तरह के कि नरसिंह राव हर मामले में उनसे अच्छा खासा विचार विमर्श किया करते थे। तो जब 1995 में वक्फ अमेंडमेंट करके वक्फ को इतनी अकूत ताकतें दी गई, तब नरसिंह राव के उस प्रस्ताव का मनमोहन सिंह जी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। और इतना ही नहीं, 2013 में अपने दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने जो वक्फ अमेंडमेंट किया, उसमें तो वो पीवी नरसिंह राव के समय से भी बहुत आगे निकल गए। पीवी नरसिंह राव ने तो ये ताकत दी थी वक्फ को कि भाई जो भी संपत्ति पर वक्फ हाथ रख देगा वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। लेकिन उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर मनमोहन सिंह ने तो वक्फ बोर्ड को ये ताकत दी कि जिस जमीन पर आप हाथ रख देंगे वो जमीन तो आपकी होगी ही, साथ ही प्रभावित व्यक्ति या जिस व्यक्ति की जमीन आप हड़पना चाह रहे हो, हड़प रहे हो, वो व्यक्ति उसके खिलाफ सिर्फ आप ही के ट्रिब्यूनल के अंदर अपील कर सकता है। और उस ट्रिब्यूनल में बैठेंगे कौन? उस ट्रिब्यूनल में बैठे होंगे यही मौलवी मौलाना या वक्फ के ये मुसलमान लोग। और यदि आपके दावे को ये खारिज कर देते हैं तो आपके पास इतना भी हक नहीं है कि आप देश की किसी भी अदालत में उसके विरुद्ध अपील कर सकें। तो ऐसा विचित्र कानून ये मनमोहन सिंह इस देश को देकर गए। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से सिर्फ 1 दिन पहले यही मनमोहन सिंह दिल्ली की बेशकीमती प्राइम लोकेशन वाली 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे गए। ना सिर्फ दे गए बल्कि उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर गए। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन्हीं के कार्यकाल के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 2 गुने से ज़्यादा हुई। वो तो इस देश का सौभाग्य था कि 2014 में मोदी सरकार आ गई, मनमोहन सिंह सत्ता से बाहर हो गए। वरना यदि मनमोहन सिंह को 1 या 2 टर्म और मिल गए होते तो शायद आज वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना से भी कहीं ज़्यादा ज़मीन होती। इसके अलावा ये वही मनमोहन सिंह थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। हिंदू आतंकवाद यानी भगवा आतंकवाद। ये वही मनमोहन सिंह थे जिनसे कितने सनातनी प्रतिनिधि मंडलों ने मिलकर मांग की कि आप ऐसा कोई कानून बना दीजिए जिससे हमारे मंदिर, हमारे सनातनी मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हो जाएं। लेकिन उस मांग पर मनमोहन सिंह हमेशा मुँह सिए रहे, चुप्पी साधे रहे। इसके अलावा कश्मीरी आतंकवादियों के सम्मान के मनमोहन सिंह के फोटो कौन भूल सकता है। जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को हिंदू मुक्त किया, जिन कश्मीरी आतंकवादियों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, महिलाओं की दुर्गति की, उनकी प्रॉपर्टियों की लूट की, उन आतंकवादियों से सार्वजनिक रूप से यही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में मिला करते थे। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि ऐसी किसी प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी थी कि उसे आतंकवादियों से संबंध रखने पड़ रहे थे? और न सिर्फ संबंध रखने पड़ रहे थे बल्कि खुलेआम उनका सम्मान करना पड़ रहा था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता था, इस पर तो कम से कम बहस होनी चाहिए। इसके अलावा लोग कहते हैं या एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। अब आप मुझे बताइए कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला आदमी या भ्रष्टाचारियों के लिए रक्षा कवच बनने वाला आदमी कैसे ईमानदार हो सकता है? ये तो सिर्फ कांग्रेसी थ्योरी ही हो सकती है जो ऐसे आदमी को ईमानदार के रूप में स्थापित करना चाहती है। मुझे याद है संसद में मनमोहन सिंह का बोला गया एक शेर, उसमें वो कहते हैं, हजारों सवालों से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। कायदे में तो मनमोहन सिंह को इस शेर की दूसरी लाइन
किसी दूसरे तरीके से पढ़नी चाहिए थी। उन्हें दूसरे में कहना चाहिए था कितने सवालों की आबरू नहीं, उन्हें कहना चाहिए था कितने शैतानों की आबरू रखी। ये कोई छुपी बात नहीं है कि कांग्रेसियों ने जो इतने बड़े बड़े घोटाले मनमोहन सिंह के समय पे किए हैं वो ना केवल मनमोहन सिंह के संज्ञान में थे, बल्कि कहते हैं कि चुप्पी एक तरह का समर्थन होती है। इसीलिए संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद चुटीले अंदाज में कहा था कि मनमोहन सिंह अकेले वो प्रधानमंत्री रहे जो रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाना जानते थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा एक हिंदुओं के प्रति मनमोहन सिंह की दुर्भावना एक ही बार नहीं अनेकों बार साबित हुई है, अनेकों बार देखी गई है। फिर कैसे कहा जा सकता है कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे? हिंदुओं के लिए तो उनके पास कुछ नहीं था, उनकी कोई मांगे नहीं मानते थे और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। तो ऐसे मनमोहन सिंह के ऊपर कांग्रेस ज़बरदस्ती क्यों इस कदर की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती है? कांग्रेस जानती है कि यदि ज़्यादा इस मामले में वो बोलेगी तो इसके पुराने चिट्ठे खुलेंगे। बेइज्जती का सवाल तो बिल्कुल ना उठाए, मनमोहन सिंह के अपमान का सवाल तो बिल्कुल ना उठाए, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने अपने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के साथ क्या व्यवहार किया था ये देश ने देखा है। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने पीवी नरसिंह राव को दिल्ली के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने की परिवार को इजाज़त नहीं दी, जबकि नरसिंह राव की कर्मभूमि तो दिल्ली ही थी। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने पीवी नरसिंह राव के परिवारजनों को मजबूर किया कि वो उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद लेकर जाएं और वहीं उनका अंतिम संस्कार करें। यही नहीं, कांग्रेस ने तो अपने मुख्यालय दिल्ली स्थित मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखने तक की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने तो उसका ताला ही नहीं खोला ताकि लोग अपने नेता के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकें, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। तो प्रिय कांग्रेसियों, जितना आप मुंह खोलेंगे उतना आप ही नंगे होते जाएंगे, ये बात आप मानकर चलिए। तो दोस्तों, चूँकि मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सार्वजनिक उच्च पदों पर रहे हुए व्यक्तियों की समीक्षा हमेशा होती रही है, हमेशा होती रहेगी। उन्होंने क्या काम देश हित में किए, क्या काम दूसरे हित में किए, ये सब चर्चा का विषय बने रहेंगे। तो कांग्रेस का ये कहना कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, करते रहिए इस विषय पर चर्चा, क्योंकि जितनी चर्चा होगी उतने ही सच सामने आएंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और दूसरे वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।